Assalamualaikum students, welcome back to our online classes. Today we will discuss and we will start our new chapter number 6, ऑब्जेक्ट आधारित ख्यालों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, उसका पार्ट 1 है। और गुणभार की बात करें तो 8 MCQ 8 मार्क्स के MCQ आपकी बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से आने वाले। जैसा कि पिछले वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 5 जो एम कॉमर्स था वो कंप्लीट हुआ था, और स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हमारा जो सिलेबस है उसको हम लोग डिवाइड करना चाहे तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला पार्ट जो होगा हमारा वो होगा HTML के ऊपर जो बेस है वो है कंपोजर के लिए। तो पहले 3 चैप्टर जो थे कंपोजर के लिए, कि जिसमें हमको फॉर्म कैसे बनाना है, वेब पेज डिज़ाइन कैसे करना है, उस पर फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन कैसे देना है, वो सब चीज़ें हमने देखे थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स में परिचय, चैप्टर नंबर 5 एम कॉमर्स में परिचय, और लास्ट चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 13। ये 3 चैप्टर जो है वो है थियरी के ऊपर बेस है, यानी कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर वो 3 चैप्टर है। उसमें से 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट में एक आएगा चैप्टर नंबर 13 लास्ट वाला। और चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक ये 7 चैप्टर जो आपके हैं वो है जावा के ऊपर बेस है। मतलब स्टार्टिंग का जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, जो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होती है, उसके जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात उसकी जो कहेंगे वो कौन सी होगी उसकी, वो सब देखेंगे इस वीडियो इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो સ્ટાર્ટિંગ जो है तो પ્રોગ્રામિંગ રીતને 2 પ્રકારમાં વિભાજિત એટલે કે વહેંચવામાં આવે છે। प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, जैसे कि हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी एक लैंग्वेज में उसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यूज़ करते हैं हम लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो वो डिज़ाइन की गई है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होती है, ये तो हमें हो गई वेबसाइट की बात, जैसे कि एप्लीकेशन होती है हमारे फ़ोन, हमारे कंप्यूटर की या मोबाइल की। फॉर एग्जांपल मैं दूं, अगर कंपोजर सॉफ्टवेयर जो हमने देखा था इससे पहले, तो उसको भी कहीं ना कहीं किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको डिज़ाइन किया गया है। अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, VB.NET, ASP.NEट, PHP, कोबोल, पाइथन, तो वो सबको अगर डिवाइड करना चाहे तो मेन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होगी। उसमें नंबर 1 आएगा प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग, मतलब स्ट्रक्चर अथवा तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और नंबर 2 पे आएगा ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमारा जो भी सिलेबस है, जो भी हमारे टॉपिक्स है, वो सब सेकंड नंबर का जो है ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग उसके ऊपर बेस है। बट प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बारे में हम लोग थियरी देखेंगे थोड़ी। तो प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, उसमें આપણું કેન્દ્ર બિંદુ ડેટા ઉપરની કાર્યપ્રણાલી એટલે કે ફંક્શન્સ તેમજ પ્રક્રિયા એટલે કે પ્રોસીજર્સ લખવામાં કેન્દ્રિત રહે છે। जो भी प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग होगी उसमें जो मेन चीज जिसके ऊपर फोकस होगा वो होगा डेटा। केंद्र बिंदु क्या होगा इसमें, डेटा। IMP क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है उसमें केंद्र बिंदु क्या रहेगा, तो उसमें केंद्र बिंदु में रहेगा डेटा। डेटा ઉપરની કાર્યપ્રણાલી તેમજ પ્રક્રિયા એટલે કે પ્રોસીજર। डेटा ऊपरनी कार्यप्रणाली मतलब उसको शॉर्ट में कहेंगे तो फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस अलग अलग काम करने के लिए डिजाइन किए हुए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम फंक्शंस कहते हैं कि फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो उसका जो भी काम होगा वो अपना काम करना स्टार्टिंग कर देगा, तो वो होते हैं फंक्शन। और उसके साथ होगी प्रोसीजर એટલે કે प्रक्रियाओं। उदाहरण तरीके अब इसका एग्जांपल देखिए, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आएगा, तो पुस्तकालय विनियोग सॉफ्टवेयर, मतलब लाइब्रेरी का कोई एप्लीकेशन है, अगर लाइब्रेरी का जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें उसके लिए આપણે પુસ્તકાલયના વિનિયોગની બધી પ્રક્રિયા બાબતે વિચારીશું અને આપણું ध्यान विद्यार्थी नोंदणी। अब प्रक्रिया कौन सी होगी, अगर लाइब्रेरी का कोई सॉफ्टवेयर है उसके लिए, तो उसमें सबसे पहले स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो उसकी एक प्रोसीजर हो गई। उसके बाद पुस्तक वितरण, मतलब पुस्तकों को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, पुस्तकों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसकी एक प्रोसीजर हो जाएगी। उसके बाद पुस्तक परत करવું, मतलब पुस्तक एक बार इश्यू किया है हमने किसी स्टूडेंट के लिए, तो उसको उससे रिटर्न भी लेना पड़ेगा हमको, तो उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी। अगर वो रिटर्न करने में लेट हो गया तो उसके लिए उसको जो भी फीस पे करनी पड़ेगी, दंड देना पड़ेगा, उसकी गणतरी कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें क्या होगी उसमें डिवाइड हो जाएगी। इन सब चीज़ के लिए अलग अलग प्रोसीजर यहाँ पे होगी। સોફ્ટવેર સિસ્ટમના વિશ્લેષણ, ડિઝાઇન અને અમલીકરણમાં ઓબ્જેક્ટ આધારિત પદ્ધતિ એટલે કે
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम नोंदपात्र भूमिका भजवे છે। सॉफ्टवेयर जितने भी सिस्टम में डिजाइन होंगे, अब जैसे ही अभी तक जैसा कि मैंने कहा कि दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी, एक होती है प्रोसीजरल और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पहले स्टार्टिंग किससे हुई थी? तो स्टार्टिंग हुई थी प्रोसीजरल से, बट जैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आई है तो उसकी जगह पे क्या हुआ है, प्रोसीजरल जो भी थी लैंग्वेजेस वो सब क्या हो गई है, कहीं ना कहीं उसके नीचे दब गई। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जितनी है वो सब ज्यादा यूज में आ रही है अभी। ઓબ્જેક્ટ આધારિત પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવેલા સોફ્ટવેર વધુ વિશ્વસનીય હોય છે, તેની જાળવણી, પુનઃ ઉપયોગ અને વિકાસનું કાર્ય ખૂબ સરળ હોય છે। जो सबसे मोस्ट टाइम पे कर कोई चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर, तो उसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना बहुत आसान होगा, उसको डिजाइन करना भी आसान, यानी सब काम उसमें क्या होंगे, आसानी से हो जाएंगे। अब वो आसानी से कैसे होंगे काम, वो देखेंगे अभी के वीडियो में आगे। तो ऑब्जेक्ट आधारित पद्धति जो है प्रोग्रामिंग है उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1960 ના સમયગાળામાં। आईएमपी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए दोनों क्वेश्चन, एक तो ऑब्जेक्ट आधारित पद्धति जो है प्रोग्रामिंग जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1960 ના સમયગાળામાં થઈ હતી અને 1980 ના દાયકાની મધ્યથી નવા सॉफ्टवेयर बनावવામાં प्रोग्रामिंग की मुख्य पद्धति बनी गई। यानी 1980 का जो दायका था 10 साल का, उसमें क्या हुई थी, ये इस चीज ने बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसमें स्टार्टिंग हुई थी 1960 के अंदर, बट फेमस होने के लिए लगभग 1980 के आसपास का टाइम उसको आ गया था। ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग पद्धतिना विकासનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સોફ્ટવેર સિસ્ટમના અતિ ઝડપથી વધતા કદ અને જટિલતાનું નિયંત્રણ કરવા માટેનો હતો। इसका जो मेन उद्देश्य था, मेन टारगेट जो था, मेन गोल इसका वो क्या था, तो सिस्टमના अति झड़पથી વધતા कद, यानी सिस्टम बहुत फास्ट डेवलप हो रही थी, उसके कद को અને તેની જટિલતાનું નિયંત્રણ કરવા માટેનો હતો। उसके एग्जाम्पल की बात करें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर एग्जाम्पल कौन सी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर है, तो वो है सबसे पहला है C++, जावा, C#, C#, उसको क्या बोलेंगे, C#, VB.NET, विजुअल बेसिक .NET, ASP.NET, एक्टिव सर्वर पेजेस .NET और PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग ने समर्थन आपे छे। सब एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग के, C++, जावा, C#, VB.NET, ASP.NET और PHP। ओके, ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग भाषा लाक्षणिकताओं। तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और कौन सी है जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड है। ठीक है, हमारे पास दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तब हमको पता कैसे चलेगा कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और कौन सी प्रोसीजरल के ऊपर बेस है। तो उसकी टोटल लाक्षणिकता यहाँ पे है कि ये चीज अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है तो वो क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसके, तो ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग भाषाની લાક્ષણિકતાઓ નીચે દર્શાવ્યા મુજબ છે। નંબર 1, ऑब्जेक्ट आधारित पद्धतिમાં આપણા केंद्र बिंदु ऑब्जेक्ट હોય છે। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई भी वस्तु, जैसे कि हमारे टेबल, चेयर, मोबाइल, ये सब चीजें क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। ये देखेंगे आगे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, वो सब। ऑब्जेक्ट आधारित पद्धतिમાં આપણા केंद्र बिंदु ऑब्जेक्ट હોય છે કે જે ડેટા તેમજ ક્રિયાત્મકતા એટલે કે ફંક્શનાલિટી એમ બંને એક સાથે ધરાવે છે। ઉદાહરણ તરીકે પુસ્તકાલય વિનિયોગ બનાવવામાં આપણું ધ્યાન વિદ્યાર્થી, પુસ્તક અને ગ્રંથપાલ જેવા ऑब्जेक्ट ऊपर केंद्रित હોય છે। प्रोसीजरल में क्या था, हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रोसीजर थे। स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए, बुक रजिस्टर करने के लिए, बुक इश्यू करने के लिए, बुक रिटर्न लेने के लिए। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या होगा, उसका जो केंद्र बिंदु होगा, जो मेन फोकस होगा, वो किस पे होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब लाइब्रेरी का अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें केंद्र बिंदु ऑब्जेक्ट मतलब कौन से बनेंगे, तो उसमें ऑब्जेक्ट बनेंगे सबसे पहले तो स्टूडेंट, उसके बाद पुस्तक यानी कि जो बुक होगी वो, और लास्ट में आएगा ग्रंथपाल मतलब जो भी लाइब्रेरियन होगा वो। ओके, नंबर 2 पे आएगा ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग भाषाओनी ताकत प्रोग्रामर ने विभागीय એટલે કે મોડ્યુલર પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેમજ તે પ્રોગ્રામનો વિકાસ કરી શકાય એટલે કે એક્સટેન્ડેબલ તે પ્રકારનો પ્રોગ્રામ કોડ લખવાનું સામર્થ્ય પૂરું પાડે છે। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो भी हमारा पूरा सॉफ्टवेयर अगर डिजाइन किया हुआ है तो उसको अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया होगा, 10 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, 2 हिस्सों में। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा कि जैसे ही डिवाइड किया ना अगर, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, आप पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, यानी कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके 10 पार्ट अलग अलग किए आपने। ठीक है, प्रोसीजर में क्या होता था, आप किसी पार्ट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, आपको पूरा डिजाइन
फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा, अगर आपने मॉड्यूल के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ है तो आप पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर चेंजेस भी कर सकते हो, उसका रिटर्न यूज में भी ले सकते हो, और किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को आप अपडेट भी कर सकते हो। देखो वही लिखा है કે ઓબ્જેક્ટ આધારિત પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓની તાકાત પ્રોગ્રામરને વિભાગીય એટલે કે મોડ્યુલર કરવાનો, પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય મતલબ રીયુઝ કરી શકાય તે માટે, તેમજ પ્રોગ્રામનો વિકાસ કરી શકાય એટલે કે એક્સટેન્ડેબલ એટલે કે તેને અપડેટ કરી શકાય તે પ્રકારનો પ્રોગ્રામ કોડ લખવાનું સામર્થ્ય પૂરું પાડે છે। નંબર 3 પર આएगा સોફ્ટવેરના અન્ય ભાગમાં કોડમાં ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર મોડ્યુલમાં ફેરફાર કરવા કે બદલવાની સામર્થ્યતા વડે તે ભાષાને લવચિકતા એટલે કે फ्लेक्सिबिलिटी बख्शे છે। अब अभी हमने सॉफ्टवेयर को 10 मॉड्यूल के अंदर डिवाइड किया, ठीक है, 10 मॉड्यूल मतलब 10 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। अब आपको किसी एक पार्ट के अंदर चेंजेस करना है तो आपने जो एक पार्ट में चेंजेस किया है ना, वो चेंजेस बाकी के 9 हिस्सों में उसका इफेक्ट नहीं होगा। वही लिखा है कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें आपने किसी एक मॉड्यूल में चेंज किया है तो उसका इफेक्ट यानी कि उसको अन्य भागना कोडમાં ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર अन्य भागना कोडમાં खलेल पहुंचाड़िया वगैरह मॉड्यूल में फेरफार करवामां आवे छे। क्या लिखा है यहाँ पे कि आपने एक मॉड्यूल में चेंज किया तो उसका इफेक्ट दूसरे किसी मॉड्यूल पे पड़ेगा नहीं। अगर ऐसा किसी लैंग्वेज में है तो वो बन जाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर 4 पे आएगा ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ने पायाने एकम तरीके वापरे छे। एक सरखा ऑब्जेक्ट नु क्लासना ख्याल द्वारा वर्गीकरण करवामां आवे छे। अगर ऑब्जेक्ट सरखे अगर तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे तो क्लास के थ्रू। अब क्लास क्या होगा ये देखेंगे अगले वीडियो में, आज के वीडियो में नहीं लेकिन। और नंबर 5 पे आएगा ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग भाषा में ऑब्जेक्ट ना 4 चौक्कस गुणधर्म है। अब जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अभी हमने लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर देखा है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या थे ऑब्जेक्ट, एक तो स्टूडेंट थे मतलब विद्यार्थी हो, उसके बाद पुस्तक और उसके बाद ग्रंथपाल। अब जितने भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये 3 ऑब्जेक्ट हुए थे अभी, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर ये 4 गुणधर्म होने चाहिए। सबसे पहला आएगा एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 2 पे आएगा एनकैप्सुलेशन, नंबर 3 पे आएगा पॉलीमॉर्फिज्म और नंबर 4 पे आएगा इनहेरिटेंस। आ पूरा पाड़वामां आवे छे। ये देखेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे चारों टॉपिक क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा, एनकैप्सुलेशन क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा और इनहेरिटेंस क्या होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।